दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आजकल रिटायरमेंट प्लान बताने की होड़ मची हुई है। कई सारे सक्रिय राजनीति में और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं। कुछ लोग संकेतों में रिटायरमेंट प्लान की सलाह भी लोगों को दे रहे हैं। बुधवार के दिन की बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में अपना रिटायरमेंट प्लान बताया। उन्होंने बताया कि जब वो रिटायर होंगे उसके बाद वेद और उपनिषद पढ़ेंगे। अब वेद उपनिषद पढ़ने के लिए रिटायर होने की जरूरत है। ये ज्ञान कम से कम, ये दिव्य ज्ञान कम से कम मुझे अमित शाह से ही प्राप्त हुआ कि उसके लिए रिटायर होने की जरूरत है। और उसके अलावा जैविक खेती की बात उन्होंने की। अब जैविक खेती वो कैसे करेंगे और जैविक खेती करने के लिए भी क्या रिटायर होने की जरूरत है, ये भी बात पहली बार पता चली। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि यदि ईश्वर की कृपा बनी रही तो 2027 में रिटायर हो जाएंगे। अब 2027 में ईश्वर की कृपा से वो रिटायर होंगे, ये बात बड़ी अजीबोगरीब लगी। लोग अपनी मर्जी से रिटायर होते हैं। सीपीआई में भी गुरदास दास गुप्ता जब रिटायर हुए थे तब उन्होंने कहा था कि संन्यास गावस्कर की तरह लेना चाहिए, ताकि लोग पूछे कि अरे आप अभी रिटायर क्यों हो रहे हैं। रिटायरमेंट कभी भी वैसे नहीं लेना चाहिए जब लोग कहें कि अरे भाई अब जाओ बहुत हो गया। ये बात गुरदास दास गुप्ता ने कही थी। लेकिन आज गुरदास दास गुप्ता वाले रिटायरमेंट की चर्चा नहीं, आज रिटायरमेंट की जो चर्चा है वो दरअसल इन दोनों के अलावा तीसरे बयान की है, जिसकी चर्चा मैंने तात्कालिक आधार पर कल भी आपके सामने की थी। दरअसल संघ के एक कार्यक्रम में एक पुराने संघ कार्यकर्ता मोरोपंत पिंगले का उल्लेख करते हुए मोहन भागवत ने 75 की उम्र में संकेतों में ही रिटायरमेंट की बात की। अब वो किसके लिए की, खुद के लिए की, नरेंद्र मोदी के लिए की या किसी और के लिए की, ये मोहन भागवत ही जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच पिछले 1 से लेकर 3 दिनों के बीच में अचानक रिटायरमेंट प्लान बताने वाले लोगों की जैसे बाढ़ आ गई हो, ये देखकर सबको बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है। और अजीबोगरीब इसलिए लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग न टायर्ड न रिटायर्ड जैसी बातों को हमेशा से कहते रहे, और न टायर्ड न रिटायर्ड जैसी बात कहने वाले लोगों के अनुयायी मार्गदर्शक मंडल बनाकर एक रिटायरिंग होम भी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भावी नेतृत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी में अब जगह तैयार हो, ये कोशिशें तेज हो गई है। और इन कोशिशों को कहीं ना कहीं संघ की मौन स्वीकृति भी हासिल है। इन सब का पटाक्षेप आने वाले कुछ महीनों में 11 सितंबर की जो तारीख आ रही है, 9/11 की तारीख, वो 9/11 को सिर्फ यूएस के लिहाज से और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नजरिए से देखना ही ठीक नहीं है। 9/11 की तारीख दरअसल भारत में एक जन्मदिन की तारीख है। एक जन्मदिन उस दिन पड़ता है और उस दिन एक व्यक्ति जिसका जन्मदिन है वो 75 साल पूरे कर रहा है। और जो 75 साल पूरे करने वाला व्यक्ति है वही कह रहा है, मोरोपंत पिंगले का उल्लेख करते हुए, कि 75 साल की उम्र में अगर कोई शॉल उड़ाकर स्वागत करे तो फिर इसका मतलब तो यही होता है कि अब आप साइड में हो जाओ और नए लोगों को काम करने दो। स्वाभाविक है कि 75 साल की उम्र में जिन्हें अब रिटायर नहीं होना है, वो कम से कम 75वें जन्मदिन पर शॉल ओढ़ने से, या कोई व्यक्ति यदि शॉल ओढ़ाने पहुंचे, उससे बचने की कोशिश वो जरूर करेंगे कि पता नहीं शॉल ओढ़ने के बाद कहीं कोई नया फरमान या फिर कोई नया तंज सामने ना आ जाए। लेकिन सियासत तंज से नहीं, सियासत वास्तविकता से चलती है। 11 सालों से एक व्यक्ति जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी 17 सितंबर को, यानी मोहन भागवत के जन्मदिन के सिर्फ 6 दिन बाद, वो अपने 75 साल पूरे कर रहे हैं। कल मैंने बताया था कि किस प्रकार से रिटायरमेंट के प्लान को भागवत और मोदी तक सीमित रख के देखा जा रहा। लेकिन बात उतने तक की नहीं है, बात 75 की भी नहीं है। बात दरअसल रिटायरमेंट प्लान की जब हो रही है, तो जिन लोगों ने रिटायरमेंट प्लान पर मुंह खोला है, जरा उनको भी इसी आईने से देखने की कोशिश करें तो कई बातें साफ हो जाती है। अब गृह मंत्री अमित शाह तो 75 के हो नहीं रहे, फिर अचानक उन्होंने रिटायरमेंट की बात क्यों की? वही 75 वाली बात जहां तक जगदीप धनखड़ की बात आती है, तो फिर उनके ऊपर 75 और 80 का कोई क्राइटेरिया लागू नहीं होता, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति से इतर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के जो पद होते हैं, जिन्हें सक्रियता के दायरे से बाहर रखकर आम बोलचाल की भाषा में एक रिटायरिंग होम की तरह ही देखा जाता है,
वहां बैठने के बावजूद जो रिटायरमेंट की बातें वो करने लगे, इसके मायने क्या है? अमित शाह से ज्यादा महत्वपूर्ण जगदीप धनखड़ के बयान के मायने हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ के बारे में तो कहा जाता है कि उन्हें तो अगला राष्ट्रपति बनने के बारे में भी उनकी अपनी इच्छाएं हैं। स्वाभाविक है, राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं होती। एक बार चौधरी चरण सिंह से जब एक पत्रकार ने पूछा, जब चौधरी साहब गृह मंत्री थे, कि क्या आप प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं? तो उन्होंने उल्टा सवाल पूछ लिया था उस पत्रकार से कि क्या आप अपने अखबार के प्रधान संपादक बनना नहीं चाहेंगे? तो सीधी सी बात है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने की जब बात आती है, तो उसके पीछे व्यक्ति की खुद की इच्छा से ज्यादा परिस्थितियों की इच्छा और परिस्थिति जन्य हालात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2027 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। अमित शाह की सत्ता में उतनी पूछ रहेगी जितनी आज है। ये जगदीप धनखड़ के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शर्त है, क्योंकि वेंकैया नायडू जब उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, भाजपा के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रह चुके थे, और जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने, तो वेंकैया नायडू ने कई जगह सत्ता के इशारे पर राज्यसभा को चलाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। उपराष्ट्रपति के साथ राज्यसभा का पदेन सभापति होना भी वो एक पद अपने आप में जुड़ जाता है, और मूलतः वही जिम्मेदारी सामान्य तौर पर उपराष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन उपसभापति के तौर पर, सभापति के तौर पर, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने जिस तरह से सदन का संचालन किया, शुरुआती दौर में थोड़ा वो डिगे हुए दिखे जरूर थे, लेकिन बाद के दौर में जिस तरह से उन्होंने पद की डिग्निटी का, मर्यादा का ख्याल रखना शुरू किया, उसी के साथ ये तय हो चला था कि राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए उनका नंबर नहीं लगने वाला है। और जब उनका नंबर नहीं लगने वाला है, तभी जाकर रामनाथ कोविंद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने के लिए जगह बनाई थी। तो वेंकैया नायडू संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराने की चाह रखने के कारण राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच पाए। लेकिन मौजूदा दौर में जो राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति हैं, उसके बारे में हमारे दर्शक भी जानते हैं, पूरा देश भी जानता है कि संवैधानिक मर्यादाओं का कितना पालन वो कराने की चेष्टा में लगे रहते हैं। मुझे तो लगता है लगे रहते हैं। अब लगे रहते हैं या नहीं लगे रहते हैं, ये हमारे दर्शक बेहतर जानते हैं। इसलिए जो हालात बन रहे हैं, उस हालात में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब राष्ट्रपति भवन जाने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहे। ये संभावना अब क्षीण हो चली है। इस बात का एहसास जगदीप धनखड़ को हो चला है, और जब ये एहसास हो चला है, तो क्यों ना रिटायरमेंट प्लान की बात शुरू कर दी जाए, ताकि उस वक्त लोग ये ना कहें कि उपराष्ट्रपति पद से ही विदाई हो गई, राष्ट्रपति भवन जाने की तमन्ना अधूरी रह गई। तो इस हालात को बनते हुए देखने से पहले अपना रास्ता नाप लेने की कवायद, और उस कवायद का संकेत 2027 की जुलाई के 2 साल पहले यानी 2025 की जुलाई से ही देने की जो परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों के आईने में यदि मोहन भागवत के बयान को देखें, तो चीजें साफ हो जाती है कि इशारा किस तरफ था। लेकिन यह इशारा एक और नेता के ऊपर भारी पड़ रहा है। सत्ता में नंबर 2 माने जाते हैं, भाजपा के मुख्य चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी चलाते हैं। वही सहकारिता मंत्रालय जहां कभी मौजूदा समय में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतंत्र के महापर्व के रेफरी माने जाने वाले ज्ञानेश कुमार जहां सीईसी बनकर बैठे हुए, वो पहले सहकारिता सचिव उनके अंडर में हुआ करते थे। और अब रिटायरमेंट प्लान की बात की, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करेंगे, ये अमित शाह भी कर रहे हैं। तो अमित शाह के ऐसा कहने के पीछे मजबूरी क्या है? अमित शाह के ऐसा कहने के पीछे की मजबूरी को यदि उनकी राजनीतिक भूमिका के तौर पर तलाशे, तो साफ जाहिर हो जाता है कि आखिर है क्या वो भूमिका। वो भूमिका दरअसल ये है कि अमित शाह नंबर 2 पर है, और स्वाभाविक है, जो व्यक्ति नंबर 2 पर होता है वो नंबर 1 पर जाने की चाहत रखता है, और चाहत रखना कोई बुरी बात है भी नहीं। लेकिन जब नंबर 2 से नंबर 1 पर जाने की परिस्थितियों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी के समय के नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी की चाहत अधूरी रह गई,
और जगह नरेंद्र मोदी ने बना ली, तो स्वाभाविक है कि अटल जी के बाद आडवाणी जी की जगह मोदी जी आ गए, तो मोदी जी के बाद शाह जी की जगह योगी जी या फडणवीस जी का नंबर तो नहीं लग रहा। कई सारे जी हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनके नाम के पीछे जी लगा हुआ है। नाम के आगे जी नहीं है, पीछे जी लगा हुआ है। लेकिन इतने सारे नाम के आगे नहीं, संबोधन के रूप में, मर्यादित संबोधन में जी लगाकर बोलना पड़ता है। लेकिन अब इतने सारे जी लोगों के बीच में गृह मंत्री जी की जगह कहां बनती है? क्या वही बनती है जहां लाल कृष्ण आडवाणी की जगह थी? पिछले 11 सालों की सत्ता में नरेंद्र मोदी के उत्कर्ष के दौर में सिर्फ मोदी नाम केवलम के जाप से जो परिस्थितियां बनी, उसमें एक बात तो साफ हो जाती है कि नरेंद्र मोदी के साए तले अपने व्यक्तित्व का विकास करने की जो कोशिशें अमित शाह ने की, वो एक रणनीतिकार के तौर पर, एक प्लानर के तौर पर उनकी भूमिका को जाहिर तो करती है, लेकिन एक नेता के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर उनकी भूमिका पर लगाम कसती हुई नजर आती है। और जो भूमिका पर उनकी लगाम कसती हुई नजर आती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कैडर हो या चुनावी हिंदुत्व के नैरेटिव से ताल मिलाकर चलने वाली जमात हो, वो मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी के नैरेटिव को ज्यादा पसंद कर रही है। तो मोदी के बाद जब योगी की बात होगी, तो अमित शाह का आडवाणीकरण तो तय है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बीच में अमित शाह की जगह तभी बन सकती जब नरेंद्र मोदी की मर्जी से अमित शाह की ताजपोशी कर दी जाए। ना तो अमित शाह के चुन को चेहरा बना करके इस देश में चुनाव जीता जा सकता है। अमित शाह यदि चेहरा हो जाए कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लोकसभा चुनाव हो जाए, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें भी ना मिले। दूसरे के लिए वो अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। एक अच्छे चेहरे के साथ वो अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन खुद के चेहरे के साथ वो प्लानिंग कर पाएंगे, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। अटपटा सा इसलिए भी लगता है कि क्रिकेट में एक कहावत कही जाती है कि अक्सर जो महान खिलाड़ी होते हैं वो महान कोच नहीं होते, और जो महान कोच साबित होते हैं वो अक्सर अपने करियर के दरमियान बहुत महान खिलाड़ी के तौर पर गिने नहीं गए होते। चाहे आप ग्रेग चैपल की बात करें, अब तो वो महान खिलाड़ी थे, महान कोच नहीं बन पाए। लेकिन ये बात यदि बॉब वुल्मर और जॉन राइट की करें, तो उन्हें एक महान कोच के तौर पर लोग याद करते हैं। तो महान कोच ये शब्द राजनीति में अमित शाह के साथ तो जुड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों के लिहाज से एक ऐसा कोच जिसने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता को आसमान तक पहुंचाया। लेकिन बात चेहरे की जब आती है, तो वो चेहरा वोट बटोरने के लिहाज से राजनीतिक तौर पर फिसड्डी साबित होता है। क्योंकि ये भी देखा गया कि जहां उनसे बेहतर रणनीतिकार मिल गए, वहां अमित शाह को चारों खाने चित होना पड़ा, राजनीतिक तौर पर चित होना पड़ा। 2015 के बिहार चुनाव को ही देखें, वहां कभी नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके रणनीतिकार प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन के साथ जुड़ गए। अब प्रशांत किशोर की रणनीति से अमित शाह का प्लान फेल हुआ, या लालू यादव नीतीश कुमार का साझा वोट बैंक इतना बड़ा हो गया जिस वजह से फेल हुआ, इस पर सबके अपने अपने दावे हैं। क्रेडिट में प्रशांत किशोर अपना हिस्सा तो बताते ही है कि उनकी वजह से भी हुआ, उनकी भी भूमिका थी। लेकिन सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हुई थी। तो अमित शाह की जो भूमिका है, उस भूमिका के लिए संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की मर्जी से, नरेंद्र मोदी की इच्छा से ही वो नंबर 2 से नंबर 1 पर आ सकते हैं। बिना उनके इच्छा के नहीं आ सकते। ये बात करीब करीब तय है। और नरेंद्र मोदी की इच्छा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग करेंगे, गुंजाइश बहुत कम दिखती है। क्योंकि एक बार जब सत्ता छूट जाती है, तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी भले ही मनाली जाकर कुछ कहे, उनकी बात भी सुनने वाले लोग नहीं थे। और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने के मामले में उनका समर्थन भी बहुत कम मिला था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो परिस्थितियां हैं, उसमें रिटायरमेंट प्लान की चर्चा जो तेज हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी के नाम के साथ शुरू होकर नरेंद्र मोदी के नाम के साथ द एंड करने वाले लोगों की तादाद ने सबसे पहले इस बात को पहचान तो नहीं लिया है कि अगर मोदी हटे, अगर मोदी ने 75 साल की उम्र में सत्ता छोड़ी, 17 सितंबर को यदि मोदी का एग्जिट प्लान सामने आ गया, 11 सितंबर को यदि मोहन भागवत का एग्जिट प्लान सामने आ गया, तो फिर मोदी के साथ जो टीम मोदी आई थी, जिसमें आप धनखड़ साहब को भी गिन सकते हैं, टीम मोदी के एक महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर ही वो बंगाल भेजे गए थे।
और दिल्ली में भी राज्यसभा के सभापति के तौर पर जब उनका चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उनकी जो राजनीतिक भूमिका थी, उनकी जो संवैधानिक भूमिका थी, उनकी जो काबिलियत थी, उसका आकलन जरूर किया होगा कि ये निश्चित तौर पर दिल्ली की सियासत में सत्ता की मर्जी के माकूल बैठते हैं। लेकिन सियासत और सियासी हालात के कितने माकूल 2027 में वो बैठेंगे, इसका दर्शन आज से ही धनखड़ साहब ने कराना शुरू कर दिया, अमित शाह ने कराना शुरू कर दिया। तो अब साफ जाहिर होता है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत तो एग्जिट करेंगे, इसकी गुंजाइश अब बढ़ गई है, संभावनाएं थोड़ी बढ़ गई है। क्या करेंगे वही जाने, लेकिन संभावना बढ़ गई है। लेकिन मोहन भागवत यदि 11 सितंबर को अपना एग्जिट प्लान सार्वजनिक करते हैं, तो इतना तय है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो गहरा दबाव बनेगा एग्जिट प्लान को सामने लाने का, उस एग्जिट प्लान में न सिर्फ मोदी विदा हो सकते हैं, बल्कि मोदी के साथ साथ टीम मोदी भी विदा हो सकती है। और टीम मोदी ने अभी से अपनी पोजीशनिंग साफ करनी शुरू कर दी है। इस तरह के आकलन हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी में वो स्थिति नहीं है जो 2014 में थी, जहां नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर बीजेपी के अंदर लोगों में बहुत ज्यादा जज्बा था। आज नरेंद्र मोदी के साथ क्या है? बैसाखियों पर चलने वाली सरकार, अपने दम पर बहुमत नहीं है, नानी फैक्टर के सहारे बहुमत है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे बहुमत है, एकनाथ शिंदे के सहारे बहुमत है। और इस बहुमत के हालात में, मजबूरियों के और गठबंधन की सियासत के दौर में जरा उस परिस्थितियों की कल्पना कीजिए जब 56 इंच की छाती की बात कही जा रही थी। आज तो 256 सीटें भी नहीं मिली है, जो 272 से 16 कम होती है। 272 का आंकड़ा तो दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए चल रहा है, अखिलेश यादव का पीडीए चल रहा है, तो राहुल गांधी सीधे सीधे सामाजिक न्याय की बात को जमीन तक लेकर जा रहे हैं। और जब जैसे जैसे सामाजिक न्याय की बात नीचे जा रही है, वैसे वैसे मोदी के चेहरे पर चुनावी हिंदुत्व के नैरेटिव का फिर से बिल्डअप होना, ये लगभग दुश्वार होता जा रहा है। इस बात को संघ भी समझता है, इस बात को बीजेपी भी समझती है, लेकिन जो एक कहावत कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो क्या वाकई घंटी बांधने के पहले घंटी बजाने का काम शुरू कर दिया गया है? और घंटी बजाने की कहावत को चरितार्थ करते हुए ही अमित शाह और जगदीप धनखड़ ने अपनी तरफ से इस तरह के बयान देने शुरू किए हैं जिसमें रिटायरमेंट की बातें कही जा रही है। स्वाभाविक है कि मोहन भागवत का जन्मदिन पहले है, 11 सितंबर को है, तो 11 सितंबर को ही वो नजीर पेश करनी होगी, ताकि मोहन भागवत मोरोपंथ पिंगले के जिस आदर्श की बात कर रहे थे, उस आदर्श को अमली जामा पहनाने का साहस जब तक वो खुद नहीं दिखा पाएंगे, तब तक नरेंद्र मोदी को इस तरह की परिस्थितियों के लिए मजबूर करने का साहस, मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए एक पुरजोर दबाव बनाने की कवायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोहन भागवत के बयान से तो साफ जाहिर होता है कि आखिर जब खुद भागवत 75 साल पूरे कर रहे हो 11 सितंबर को, तो उससे ठीक 2 महीने 1 दिन पहले यानी 10 जुलाई को यह कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी कि 75 की उम्र में कोई शॉल उड़ाकर स्वागत करे? तो इसका सीधा मतलब होता है कि अब आप साइड हो जाओ और दूसरे को काम करने दो। गहरे मायने हैं इस बयान के, और इस बयान की पृष्ठभूमि में जगदीप धनखड़ और अमित शाह के बयानों को यदि जोड़कर देखा जाए, तो बहुत कुछ बातें बिना कहे भी सामने आ जाती है। देखते हैं, अभी और बहुत कुछ सामने आना है, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष का भी चुनाव है। जरा उस चेहरे का भी इंतजार कीजिए कि किस चेहरे को भारतीय जनता पार्टी अपने अगले अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करती है, और संघ की तरफ से उस पर मुहर लगाई जाती है। मुहर लगाने के खेल में 75 की उम्र सीमा पर भी मुहर लगाने का खेल तो नहीं चल रहा। थोड़ा इंतजार करते हैं, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।